Hello everybody, in this video we are going to discuss rate constant जिसे आप velocity constant या फिर specific rate constant भी कहते हो. So far we have discussed what is rate of reaction, factors affecting rate of reaction और time concentration graph. इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे इससे पहले वो सब हम कवर कर चुके हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं रेट कांस्टेंट की. ठीक है, रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं. अब ये होता क्या है, चलो देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम आर से डिनोट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के. रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यानी ये तो मैंने आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग में भी बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. और रेट ऑफ रिएक्शन असल में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. हमें पता लग सकता है अच्छा प्रोडक्ट ज़्यादा बना है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम बना है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. लेकिन क्योंकि रिएक्शन में पहले तो प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट तो बाद में बनता है. एक्चुअली रिएक्टेंट ही खुद कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कंसिडर करते हैं, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? सही है. अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट समझ लो, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है. ये मेरे पास रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी. दीज आर प्रोडक्ट्स एंड दीज आर योर रिएक्टेंट्स. अब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. हमेशा कंसंट्रेशन के लिए आप ये यूज़ करते हो स्क्वायर ब्रैकेट का. ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी A की कंसंट्रेशन से और B की कंसंट्रेशन से. यहाँ तक बात समझ आई. अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट is known as specific rate constant or velocity constant. तो यहाँ पे आ जाएगा is equal to का साइन और constant लगाएंगे. this constant is k, concentration of A, concentration of B. ये हो गया. अब ये एक लॉ है, ये इक्वेशन, दिस इज अ लॉ, दिस इज नोन एज रेट लॉ और रेट इक्वेशन भी बोलते हैं इसको. फाइन. नाउ हमारा जो आज का काम है इस के को स्टडी करना है. के क्या है, के किस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो यही एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है. देखो मेरे पास समझ लीजिए, अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई. इसके अंदर एक चीज़ मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं की सिंप्लीफिकेशन के लिए. होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग समझ लो एक का इतना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था. एक ये जो स्मॉल ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में. ठीक है, यहाँ पे बी का बी, सी का सी एंड डी का डी. तो ये जो रेड कलर में आपको स्मॉल लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ नहीं बस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है जो कि रिएक्शन के अंदर इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है, जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये जो आप मॉलिक्यूल्स है इसको आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर में लिखते हो. तो अब रेट इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ठीक है. फर्दर जितने भी आप रिएक्टेंट्स होंगे वो लिखोगे यहाँ पे. ये आपका रेट लॉ कहलाता है. अब ये कंप्लीट हो चुका है. अब ये ए बी क्या है, देखो इसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट which participate actively in the reaction and affects the rate of reaction. नहीं समझ आया है तो कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे. आज हमारा काम है रेट कांस्टेंट को समझना. इसके नाम आपको पता होना चाहिए. इसको वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं. देखो मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है ए बी सी डी जैसे मैंने नीचे लिए थे. अब ये जो ए बी सी डी स्मॉल लेटर्स में आप देख रहे हो, दीज आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हो, कोफिशिएंट ऑफ केमिकल इक्वेशन. इन्हें आप पावर के अंदर लिखते हो. ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा
ये कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ले लिया, सही है, तो आप किसी भी चीज़ से इसे डिनोट कर सकते हो, डजंट मैटर। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इज़ फॉर मोलर कंसनट्रेशन। यहाँ तो बात समझ आई। अगर मुझे यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इस पूरे साइड को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के का जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, राइट। समझ आई बात। के की इक्वेशन बनेगी, वो कैसे बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मैं यहाँ पर मोलर कंसनट्रेशन 1 ले लूँ, अगर मैं मोलर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट्स की 1 ले लूँ, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लूँ, तो बताओ रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा। अगर डिनोमिनेटर के अंदर 1 आ गया तो मतलब डिनोमिनेटर को आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इट मीन्स के वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर मैंने ए की कंसनट्रेशन 1 ली और बी की कंसनट्रेशन भी 1 ली तो रेट बराबर हो जाएगा के। सो द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 6 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। कोफिशिएंट्स का काम क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लाना, ठीक है। कोफिशिएंट्स यही करता है ना, कोफिशिएंट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने स्टोइकियोमेट्री में पढ़े होंगे। वो क्या करते हैं, वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनाता है, आई एम सॉरी, दे क्रिएट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब देखो, जो ये इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, पहली बात तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन कोफिशिएंट्स के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितना भी आपका, मतलब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है, कोफिशिएंट के अंदर 6 है ए का, ज़रूरी नहीं ये पूरा का पूरा 6 पार्टिसिपेट करे रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे मतलब 5 पार्टिसिपेट कर सकता है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वुड पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे 6 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो अगर समझ लो यहाँ पे बी का 3 है, 3 कोफिशिएंट है और 3 ही मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो यू सी मे और मे नॉट बी सेम। कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन के रेट ऑफ उसके रिएक्शन के सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं के की, के किसके ऊपर डिपेंड करता है,